नमस्कार दोस्तों। ये ऑफर 24th ऑफ नवंबर तक बनेगा। 4th एंड 18th दिसंबर गेट एंड ईएससी ड्रीम्स के लिए दीज आर द प्राइसेस पर मंथ। फर्स्ट एंड सेकंड, यू कैन फॉलो मी ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। कंप्लीट एक सीरीज जिसके अंदर 1-to-1 टेस्ट होगा। 90 सेकंड्स का टाइम देते हैं और उसमें आपकी रैंक्स इंप्रूव होती हैं। प्राइसेस 4 मंथ के लिए पर मंथ टेस्ट है जो अनअकैडमी तरफ से स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। लास्ट 3 मंथ बचे हैं। यू कैन अप्लाई फॉर द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ऑल्सो। फिजिकल नोट्स पे ही दिए जाएंगे आप लोग को। ये एक्स्ट्रा बेनिफिट्स है जो आइकॉनिक में मिलते हैं। कस्टमाइज डाउट सॉल्विंग, प्रिंटेड नोट्स, वन टू वन मेंटरशिप, स्ट्रेटजी एंड स्टडी प्रोग्राम्स, इंटरेक्टिव ओपन हाउस सेशंस। ठीक है, चलो अब हम लोग जो कन्वेंशनल का सेशन है उसी का नेक्स्ट सेगमेंट मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करता हूँ कि कन्वेंशनल क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना चाहिए, क्या वो तरीके हो सकते हैं। तो वैसा ही अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं। देखिए इसके अंदर I member of a trust consisting of an annual section ISA 65-65-6 is welded to a gusset plate. Design a fillet weld to transmit a load. Also sketch the welded length. तो इसमें देखिएगा टाइम मेंबर है ट्रस्ट का जिसके अंदर ये दिए गए हैं और वेल्डेड कनेक्शन वेल्डेड लेंथ है। इसके अंदर वेल्डेड लेंथ जैसे प्लेट है जिसकी थिकनेस और एरिया वगैरह ये सारे पैरामीटर्स आपको गिवन है इसमें 18.1 mm। ठीक है, अब आपको एंगल सेक्शन दे रखा है गसर प्लेट के साथ में। तो फिलेट वेल्डेड है जो लोड को ट्रांसमिट करना चाहता है। बेसिकली इसके अंदर आपको
कनेक्शन डिजाइन करके देना है। कनेक्शंस कैसे होंगे, क्या होंगे, उन चीजों को इसमें आप देखने की कोशिश करना आपको। ठीक है, सिंगल एंगल है। ठीक है, और गसर प्लेट के साथ इसे ये रहेगा आपके पास। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसके लिए एरिया दे रखा है आपको, और अब इसके लिए आपको ये कैलकुलेट करना है कि लोड इक्वल टू, ठीक है, बेसिकली आपको इसकी ग्रॉस स्ट्रेन नेट स्ट्रेन जो है दोनों ही कैलकुलेट करना है, उसके इक्विवेलेंट लोड को इसमें ट्रांसलेट करना है, क्योंकि पीक के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है। ये जरूर आपको दे रखा है 18.1, तो ये सेंटर की लोकेशन है। और दूसरा, यहाँ से आपको ये इक्वेशन या आपको इसकी इंफॉर्मेशन दिया गया है। ठीक है, इसको कैसे रख सकते हैं वगैरह वो आप देख लो साथ में। ठीक है, तो ये 18, यहाँ से आप देखो, तो इसमें देखना, जैसे ये 18.1 65 है ना, 65 माइनस 18.1, 46.9। अब इसमें देखिएगा, इसको जब इसके लिए कैलकुलेट करें, ग्रॉस स्ट्रेंथ, ग्रॉस स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या है? ठीक है, ये कितना है एरिया, 250 डिवाइडेड बाय 1.1, नेट स्ट्रेंथ देखो, ये नेट इनटू
बेंडेड है 0.8, वन 95, ठीक है। तो दोनों में से मिनिमम जो कि ग्रॉस स्ट्रेंथ है कंट्रोल कर जाएगा उसको पूरा पूरा। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर, ग्रॉस स्ट्रेंथ, नेट स्ट्रेंथ, दोनों में से जो मिनिमम है उसके ऊपर ये डिपेंडेंट, ठीक है। तो वो कितना था हमारे पास में 169.09, ये हमको मिलेगा। इसके बाद में यहाँ पर फोर्स हमें मिल चुका है, अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। P1 P2 मान के करें, आगे बढ़ते हैं इसमें फिर। P1 पहला P इक्वल टू P1 प्लस P2 मोमेंट 46.9 माइनस P1 इक्वल टू कितना मिला 169.09, 46.9 ठीक है। तो P2 कितना होगा, ये मिल गया, ठीक है। अब इसके बाद में हमें क्या कैलकुलेट करना, वेल्डेड कनेक्शन बनाना। तो साइज ऑफ वेल्ड रखते हैं। अच्छा, साइज ऑफ वेल्ड में आपको थिकनेस ऑफ गसेट प्लेट तो दिया नहीं है, अच्छा दे रखा है 10 mm, ये 10 mm हो गया, ये 6 mm है। तो मिनिमम और मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड की रेंज ऑब्टेन कर लेते हैं।
ये राउंड एजेस के साथ में आ जाएगा। ये स्क्वायर एजेस वाला जो बैक साइड से हम लोग ऑब्टेन करेंगे वो रह गया। ठीक है, तो आपको 3 से 4.5 इसकी रेंज मिल गई। आप 3 mm भी दे सकते हो, 3.5, 4, 4.5 कुछ भी दे सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, हम लोग इसके अंदर एक सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग अज्यूम करते हैं ये मिनिमम साइज जो हमेशा मैं रखता हूँ स्टैंडर्ड, तो ये मिनिमम सेलेक्ट करो। इसके एक्चुअली में प्रैक्टिकल लाइफ के भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, तो वो सब भी यहाँ पर आपको बेनिफिट मिल जाता है। ठीक है, तो ये 3 mm ही इसमें रखिएगा, ये क्लासेस में डिस्कस हुआ है मिनिमम की लॉजिक वगैरह। लेकिन अभी के लिए आप इतना मान सकते हो कि हाँ, हमें जब इसमें साइज ऑफ वेल्ट सेलेक्ट करना है तो वी विल ऑलवेज गो फॉर द मिनिमम। इसकी वैल्यू मिल गई आपको यहाँ पे 3 mm के साथ। ठीक है, ये आ चुका है। लेंथ ऑफ वेल्ट के लिए ठीक है, तो उसके बाद में F10 से आप जब देखोगे इसमें ये नहीं दे रखा है कि यहाँ पर जो वेल्डिंग की गई है वर्कशॉप में या फील्ड में, वी विल अज्यूम फॉर द वर्कशॉप ओनली। इसका मतलब क्या है, गामा एम डब्ल्यू कितना है, 1.25 ये मिल गया। ठीक है, अब इसमें देख लो P1 P2 कैलकुलेट करें तो 122 110 1.25 ये मिल गया। ये मिलेगा एल इफेक्टिव 1। अब इसी में एल इफेक्टिव 2 हमें कैलकुलेट करना है, वो कितना है 47.09। ठीक है, ये अगर आपको मिल गया, इसके ऊपर चेक लगा देते हैं पहले, फिर हम लोग मतलब टोटल लेंथ
लगाते हैं into f ultimate divided by gamma into तो ये जब इसमें हम लोग चेक करें तो फोर्स कितना दिया हुआ है 169.09। वैल्यूज मैच कर गई, इसका मतलब कि हमारा जो भी कैलकुलेशन था वो सारा परफेक्ट है। और अब इसके बाद में हम लोगों को साइज ऑफ ब्रेड कुछ भी सेलेक्ट कर सकते थे, तो उसके साथ में क्वेश्चन का आंसर जो है वो थोड़ा बहुत वेरी कर जाएगा। लेकिन अगर नहीं भी इसमें देते तो भी हम लोग इतना तो 3 mm के साथ तो दे ही सकते हैं। तो ये आंसर परफेक्टली वहां से आपको कुछ ऐसा मिलता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट उन्होंने ये भी कहा है कि ये है दोनों आपको गिवन है। अब वो वाला कौन सा है 306.8 307 दे दो, ये कितना है 119। ठीक है, तो लेकिन इस डायग्राम में मैं एक पॉइंट और इंडिकेट कर देता हूँ, ये एल इफेक्टिव डायग्राम है। ठीक है, और क्वेश्चन में जो पूछा गया है तो वेल्ड लेंथ के लिए ही पूछा गया है उसमें, आंसर इसके था वेल्ड लेंथ। उन्होंने ये नहीं दिया है कि एल इफेक्टिव बनाना है या एल नॉट बनाना है। हम बेस्ट है इसमें एल इफेक्टिव बना के ही इसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये है जो डायग्राम इस तरह से या वेल्डेड कनेक्शंस के लिए हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पूरा आपको उसमें दिखाई देता हुआ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एंगल सेक्शन ISA 75-75-10 is used as a tension member and is connected to the gusset plates at the joint with a 16 mm diameter rivets in single line, both legs at a pitch of 50 mm. The rivets on one leg are staggered by 25 mm relative to the rivets on another leg. The rivet line ends at a distance of 35 mm centrally from the toe edge on each leg. ठीक है? Find the net area of the tension member after making the sketch of it at the joint and find the maximum tensile force in the member if the permissible tensile stress is। इस क्वेश्चन की सबसे खास बात यह है कि पहले इसका डायग्राम एकदम परफेक्ट बनना चाहिए, तो ही ये चीज़ें समझ में आती है कि इसको किस तरह से हम लोग मॉडिफाई
आइडेंटिफाई कर सकते हैं वगैरह, आंसर इसका कैसे आएगा। ठीक है, तो पहले मैं इसका डायग्राम बनाने की हेल्प करता हूँ आप लोगों को, कैसे इसका डायग्राम आपको सोचना चाहिए। एंगल सेक्शन है, यूज किया गया है गसर प्लेट, गसर प्लेट्स लिखा है एट द जॉइंट विद 16 mm डायमीटर्स इन सिंगल लाइन ऑन बोथ लेग्स। ठीक है, इसका मतलब है कि क्वेश्चन में आपको दो लेग्स के साथ में इसे रखना है। ठीक है, अब इसमें दोनों लेग्स है, तो उसके लिए दोनों ही साइड में आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद में है जो पिच दे रखा है वो 50 mm, रिवेट्स ऑन वन लेग आर स्टैगर्ड बाय 25 mm रिवेट्स रिलेटिव टू द रिवेट्स ऑन द अनदर लेग। ठीक है, तो जब दोनों ही साइड में ये अरेंजमेंट दे दिया जाए, ठीक है, तो ये अपने आप में एंगल सेक्शन की तरह से बिहेव कर, सॉरी प्लेट सेक्शन की तरह से बिहेव कर जाता है। ठीक है, तो ये डायग्राम ऐसा कुछ आपको दिखेगा। अच्छा दूसरा ये भी है, क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर आपको ये 50-50 mm के पिच के बेसिस पे दे रखा है, मतलब आप ये सोचो, साथ में ये भी लिखा हुआ है कि ये स्टैगर्ड भी है। ठीक है, अच्छा इस बात को समझना, इसके अंदर ये कहीं पे नहीं लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ बोल्ट्स कितने होने चाहिए। ठीक है, तो ये मैं जनरली इसको 6 डायग्राम के 6 रिवेट्स के साथ में, 6 बोल्ट्स के साथ में ही इसको बनाता हूँ, ताकि एक डायग्राम की प्रॉपर फील आ जाए। अदरवाइज ये स्टेटमेंट एकदम क्लियर है कि ये कहीं पर भी नहीं लिखा है कि नंबर ऑफ रिवेट्स कितने, नहीं पता है। ठीक है, तो ये सिर्फ डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए चाहिए कि भाई कुछ तो होंगे। ठीक है, एक या दो ही हो या तीन ही हो, क्योंकि कम से कम ये चार होने चाहिए, इतना तो है। चार होते हैं तो ये अरेंजमेंट जो हम बना रहे हैं वो रिपीट होगा, अदरवाइज रिपीट भी नहीं होगा, तो इसलिए चार तो होने ही चाहिए। ठीक है, मैं इस डायग्राम को यहाँ से उठाता हूँ। ये पिच डिस्टेंस है, और जो ये दूसरा वाला है उसका स्टेटमेंट मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, पहले तो ये देख लो, ये डायग्राम में ये रखे कैसे गए हैं ये सारा अरेंजमेंट। ठीक है, अब देखो, यहाँ आपको ये बताया गया है कि जैसे इसके लिए आप जब चेक करोगे कैसा इसमें दिखाई देना चाहिए। सबसे पहले ये रह गया कि इन दोनों के बीच में, जैसे ये एक मिनट रुको यार, इसमें भी दिक्कत आएगी, अलग कलर से रखते हैं इसको। अब सही है, अब इसमें देखोगे तो ये क्या है, 50-50, और इधर जब देखोगे तो ये क्या है, 50-50। ठीक है, लेकिन इसमें जब यहाँ से यहाँ तक के लिए देखोगे तो हर जगह कितना है, 25, 25। आई होप ये डिस्टेंसेस अब समझ में आई कि भाई इसमें यहाँ जब आप देखोगे स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में भी इनके लिए अपर पोर्शन के लिए चेक किया गया, तो इसमें भी 50-50 mm की पिच है जो कि इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, सिंगल लाइन ऑन बोथ लेग्स।
ईच एट अ पिच ऑफ 50 mm। ठीक है, दूसरा जो आपको दे रखा है वो यहाँ से, जैसे अगर इसको हम लोग लिखें तो ये कितना है, ये भी 50 mm के साथ होगा, दूसरा लाइन जो है वो भी 50 mm के साथ है। ठीक है, तो ये 50 के साथ है। दूसरा, अब इसके बाद में आप जब देखोगे तो ये क्या रह गया यहाँ पे, इनके बीच की जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये 25, अब ये इन दोनों के बीच में जो आपको मिलेगा, ये आपको 25 mm के साथ यहाँ पर आ चुका होगा। भाई सेंटर तो सेंटर देखोगे तो उसमें वो 25 mm आ चुका होगा मिड में आने के चलते। अब इसमें एक लाइन और लिखी हुई है, ठीक है, द रिवेट लाइन इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 35 mm सेंट्रली फ्रॉम द टो एज ऑफ ईच लाइन। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से देखना, किसी भी एंगल के अंदर, जैसे ये है तो इसे बोलते हैं टो, ये भी क्या है, टो, और ये क्या है, हील। ठीक है, ये जो डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक आपको मिलेगा, ये डिस्टेंस क्या रह गया यहाँ पे, ये है 35 mm। इधर भी ये डिस्टेंस क्या है, 35 mm, और आईए से टोटल कितना है 75। तो क्या बेटा, दूसरे साइड में ये डिस्टेंस 40 मिल जाएगा आपको, राइट, ये 40 हो गया, इधर से ये भी कितना है 40। इस बात को समझना, इसमें कैलकुलेशन में जो एक्चुअली में स्टूडेंट जहाँ फंस जाता है, यहाँ पे जो थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक जो होती है वो यही होती है। ठीक है, कि वो इस कैलकुलेशन को समझने में दिक्कत आ जाती है उसको, कि 30 45 ये कैसे होता है ना, किस तरह से इसको प्रोसीड करते हैं। तो आप बस ये सोच लो कि यार ये यहाँ पर जो रखा गया वो 35 है, ये वाला ये टू के साथ 35 है, और उसके बाद जो टोटल अगर 75 है तो उसमें 40 mm यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो उस केस में अगर मैं जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल डिस्टेंस लिखूँ तो टोटल कितना होगा, उसको समझोगे कैसे, कि भाई ये 75 था, 75 है, लेकिन क्या ये वाला पोर्शन, शेडेड पोर्शन ओवर काउंट हुआ है यहाँ पे, ओवर काउंट हुआ मतलब उधर भी आ रहा है, आउटस्टैंडिंग में भी और कनेक्टेड लेग में भी है, तो दोनों में ही है। तो इसलिए इसको हम लोग 10 mm या जो भी इसकी थिकनेस है उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आंसर ये क्या मिलेगा, 75 प्लस 75 माइनस 10, 140। इसमें बस एक यही एक छोटा सा होता है कि इस बात को समझ में आ जाना चाहिए कि 140 आया कैसे। तो एंगल सेक्शंस में क्या होता है कि ये वाला दो जगह से काउंट हो जाता है, और जब दो जगह से काउंट हो जाता है तो उसके लिए फिर एक जगह सब्ट्रैक्ट कर दो। भाई अल्टीमेटली जब उसे आप लिखने लगे तो एक जगह सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, और जैसे एक जगह सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा फिर उसके बाद में, 140 mm। अब ये 140 mm जो आपको मिला है, राइट, अब इस 140 mm से आगे हम लोग यहाँ पर प्रोसीड कर जाते हैं इस केस के अंदर। ठीक है, यहाँ जब आप इसमें देखोगे तो 75 माइनस 10 है। अब ये 140 के साथ में यहाँ पर आप इसको फर्दर प्रोसीड करोगे तो ये जो चीजें या जो भी कुछ यहाँ से आप लोग इसमें ऑब्टेन करते हुए जाओगे, 140 के साथ आपको इसमें मिला। अब इसमें ये लाइन है, इसको हम लोग देखते हैं तो 2 से कितना था 35, सेम लॉजिक के साथ यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो। अब इसमें ये 35 रह गया, ये 35, अब इनसाइड कितना रहेगा 40 40 80। ठीक है, तो इस इसको देखना, ये 70 यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके लिए जब देखोगे तो ये वाला डिस्टेंस, भाई टोटल अगर 140 करना है तो ये कितना रह जाएगा फिर 70। ठीक है, नहीं तो ये देखो 40 प्लस 40 माइनस 10, तो भी 70 रह गया यहाँ पे। मतलब इसको लिखना चाहो तो एक लाइन और बना के लिख सकते हो, ये कैसा आया होगा, 40 प्लस 40 माइनस 10, वहां से भी इसे लिखा जा सकता है।
ठीक है, मैं एक बार इसका डायग्राम फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, आई से 75 75 10 जो दे रखा है, अब इसके अंदर आप लोग जो भी कोई एंगल सेक्शन है तो इसमें नंबर ऑफ बोल्ट्स नहीं दे रखे। इस बात को समझना जरूरी है कि इसके अंदर नंबर ऑफ बोल्ट्स नहीं है। अगर नंबर ऑफ बोल्ट्स नहीं है या रिवेट्स नहीं दे रखे, हमें डायग्राम समझने के लिए, पैटर्न बनाने के लिए टोटल नंबर ऑफ बोल्ट्स के साथ एक कैलकुलेशन या रफ कैलकुलेशन इसमें करना है। ठीक है, करिए हम लोगों ने ये कैलकुलेशन। अब इसके अंदर ये जो भी रिवेट्स के साथ में यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि यार ये अब इस अरेंजमेंट के बाद, जैसे अगर मैंने इसमें प्रोसीड किया आगे फर्दर, तो मुझे इसमें समझ में आया कि यार मुझे ये वैल्यूज की जरूरत है। ठीक है, कि यहाँ पर जब भी हम लोग अगर इसके लिए रखते हैं, प्रोवाइड करते हैं, तो कहीं ना कहीं पे, ठीक है, कहीं ना कहीं पे ये जो वैल्यूज वगैरह आप जब इसमें प्रोवाइड कर रहे हो या दिखा रहे हो, ठीक है, तो इसके अंदर आपको एक तो पैटर्न समझ में आ जाएगा। दूसरा, ये जो बोल्ट्स है वो 25-25 स्टैगर्ड बनाए गए हैं। नहीं बनाते तो वो एक लाइन में हो जाते, कैसे, यहाँ यहाँ इस तरह से हो जाते। वो नहीं है तो इस केस में भी स्टैगर्ड आपको ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, साथ में आपको एक हिंट और है कि जो भी रिवेट लाइन है वो 35 फ्रॉम द यहाँ से मिलता है। ठीक है, ये 35 पे यहाँ से मिलता है। ठीक है, तो इस लाइन के चलते, इस सिर्फ इस लाइन के लिखे हुए होने के चलते अब आप इसको दोनों साइड से पुश करोगे। ठीक है, आप दोनों साइड से इसको पुश करते हुए जाओगे तो ये अपने आप में ही यहाँ पर आपको मिल चुके होंगे। ये सारे स्टेप्स वगैरह आप लोग यहाँ पर इजिली अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर जैसे अगर ये 35 के साथ मतलब हम लोग इसको जब कनेक्ट करते हैं वगैरह, ठीक है, तो हम लोग ये कहते हैं कि इसके साथ में अगर मैंने देखा तो यहाँ पर ये 35, इधर 35, दोनों के दोनों यहाँ पर है जो कि प्रॉपरली कनेक्ट होते हुए गए हैं। अब इस बात को फर्दर उठाओ कि जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो तो 75 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना रह गया, 40। इधर भी कितना रह गया, 40। तो उसके साथ आपको मिल जाएगा यहाँ पे। दूसरी चीज ये भी आप सोच सकते हो, ठीक है, ये भी आप सोच सकते हो कि यार जब हम लोगों ने इसको प्लेस किया है यहाँ पर, ठीक है, जब मतलब हम लोग इसको जब प्लेस कर रहे हैं वगैरह, तो उस समय एक छोटा सा कंसर्न यहाँ पर ये रह गया कि यार जो रिमेनिंग डिस्टेंस है ये 10 दोनों साइड से हमारे लिए शेडेड पोर्शन है। राइट, वो शेडेड पोर्शन इस तरह से आपको इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपको इसमें मिलता हुआ जाएगा। यहाँ से देखो, अच्छा, इसमें इसकी मार्किंग और कर देते हैं हम लोग। ए, बी, सी, डी, ई। ठीक है, अब इसके जो प्लेन्स आपको मिलेंगे, फेलियर प्लेन्स जो हैं, वो फेलियर प्लेन्स या तो ए बी सी आप बोलोगे, या कौन सा होगा, ए बी ई, यही रहेंगे। ठीक है, तो ये सोच लो कि अब इसके अंदर ए बी सी और ए बी ई एफ जो हम लोग यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पर किस तरह से अचीव करें। तो आप ये देखिएगा, ए बी सी और ए बी ई एफ के साथ अगर इसको हम लोग लिखते हैं, तो अब उसके अंदर जैसे
ABC और ABEF, ये जो सेकंड zigzag प्लेन है, दोनों के साथ इसको कैलकुलेट करो। 16 mm डायमीटर रिवेट्स दे रखा है, तो D नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 17.5 mm, क्योंकि ये 25 mm से कम है। ठीक है, तो अब इसके बाद में इसकी कैलकुलेशन है, उसे आगे प्रोसीड करते हैं। नेट स्ट्रेंथ, पहले नेट एरिया कैलकुलेट करो, उसमें से जो मिनिमम आएगा फिर नेट स्ट्रेंथ उठाएंगे उससे। एबीसी में रखेंगे तो ये कितना है? 140। 140 माइनस इंटू, ये कितना है? 10, ये रह गया। तो 140 माइनस 2 इंटू 17.5 प्लस स्टैगर्ड आ गया ना, तो 30 का डिवाइड बाई 4 से कर दो। 25 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू 70, यही होगा। ठीक है, इसके साथ देख लो तो 25 और ये 70 के साथ वैल्यूज, तो इस केस के अंदर वैल्यू कुछ इस तरह से मिलेगी आपको। ठीक है, 1072.3। ठीक है, इसमें अगर देखेंगे तो यहाँ से अगर हम लोग इसको उठाएं, ठीक है, तो दोनों में से मिनिमम कौन सा रह गया? 1072.3। मिनिमम एरिया ये मिलेगा आपको। ठीक है, तो नेट स्ट्रेंथ 150, 160.84। सेकंड ये रह गया ग्रॉस स्ट्रेंथ।
क्रॉस स्ट्रेंथ कितना है, दे रखा है एरिया, एरिया नहीं दिया है, एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। एजी इंटू 150, एजी कितना होगा, L1 प्लस L2 माइनस 3। टेन, ठीक है 210 आएगा। ठीक है, तो दोनों में से जो मिनिमम है वो हमारे लिए फाइनल आंसर रह जाएगा। मिनिमम होना चाहिए था, वो यहाँ से उठा लेंगे इसमें। अब इसमें देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या चीजें जो पूछी गई थी। An angle section ISA 75-75-10 is used as a tension member and is connected to the gusset plate at the joint by 16 mm diameter rivets in a single line on both the legs, each at a pitch of 50 mm. Right? ठीक है, the rivets on one leg are staggered by 25 mm and relative to the rivets on another leg. तो ये डायग्राम के बेसिस पे समझ, the rivet line is at a distance of 35 mm centrally from toe of each leg. भाई जो भी है वो डिस्टेंस उसकी कितनी है, 35 mm। तो वो वाला ये डायग्राम से उठ जाएगा आपको। फाइंड द नेट एरिया ऑफ द टेंशन आफ्टर मेकिंग द स्केच ऑफ इट एट द जॉइंट। तो नेट एरिया क्या है, इन दोनों में से मिनिमम होगा तो ये कंट्रोल कर जाएगा। फाइंड द मैक्सिमम टेंसाइल फोर्स इन द मेंबर इफ द परमिसिबल। तो उसके लिए ग्रॉस स्ट्रेंथ के साथ चेक लगा दिया, वो कंट्रोल कर गया। आई होप बेटा ये वाला स्टेटमेंट समझ में आया हो आपको। ठीक है, सिंपल सा था, बस आपको ये स्टेप्स यहाँ पर अच्छे तरीके से क्लियर होनी चाहिए थी इसके अंदर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये यहाँ से अब आपका ये चैप्टर थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन कंसेप्ट वगैरह थोड़े से ज़्यादा लेवल पे हैं इसकी, तो एक एक करके इसको देखते हैं। लेसिंग का है क्या शायद ये, अच्छा ये स्लैब बेस के साथ ही। ठीक है, चलिए बनाते हैं इसमें। सबसे पहले इसके लिए जो बिल्टअप कॉलम है, लोड कैरिंग कैपेसिटी वगैरह ये सब चीज़ें एक एक करके वर्ड बाय वर्ड इसको चेक करते हैं। काफ़ी बिगर क्वेश्चन होगा ये। ठीक है, a built-up column of 6 meter length comprises 4 आइए से इतना adequately laced, ये देखो laced आ गया ना, laced with their corners coincident with the corners of a square 400 side। ठीक है, 400 mm का पूरा बनना है। The column is hinged at the base and continuous at the top। कंप्यूट द, तो L इफेक्टिव आपको दे दिया इसमें। कंप्यूट द मैक्सिमम लोड डिजाइन इज स्लैब बेस। ठीक है,
चलिए इसका डायग्राम बनाते हैं पहले। हम्म, ये है जो आपको फोर एंगल सेक्शंस के साथ में दिया हुआ है। ठीक है। ये से 110। तो साथ में आपको सी एक्स सी वाई वाई भी दिया है 28.4। ठीक है, एक तो ये रह गया। इसके बाद में नेक्स्ट, इसमें देखो ठीक है, 100 चला गया, ये 200 है। सॉल्व करते हैं। पहले इसके लिए रेडियस ऑफ गायरेशन ऑब्टेन कर लो। ठीक है, रेडियस ऑफ गायरेशन मिलेगा तब इसको आगे फिर प्रोसीड किया जा सकता है इजीली। ठीक है, हमें तो लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालना है ना इसमें, तो एल मिल जाएगा। आर की जरूरत है, रेडियस ऑफ गायरेशन को ऑब्टेन करते हैं। अब इसीलिए सोचो यहाँ से शिफ्टिंग कितना होगा, ये भी तो देखते हैं। तो ये टोटल है 200। 200 में से ये शिफ्टिंग है, ये कितना है, 200 माइनस 28.4, दैट इज 171.6। ठीक है,
ये आपको मिलेंगे। अब इसके बाद में यहाँ से जब आप इसको रखते हो 171.6 mm, ठीक है, तो ये वाली वैल्यू या ये डिस्टेंसेस जो है तो इसमें हम लोग मतलब प्रोसीड कर सकते हैं वगैरह, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। 171.6 mm। तो अब आपके पास में शिफ्टिंग के लिए इतना रह जाएगा, और लिखते हैं हम इसके लिए पहले सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया क्लब क्लब करके। तो ये हो गया एक्स एक्सिस, तो लिखते हैं आई एक्स एक्स ऑफ द कॉम्बिनेशन इक्वल टू 4a, सॉरी 4 इंटू आई एक्स एक्स प्लस 4a इंटू, ये मिल गया यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है आई एक्स एक्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको दिए हुए हैं, आसानी से इसमें कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ भी इसमें क्लियर होना चाहिए कि चाहे आप आई एक्स एक्स लिखो या आई वाई वाई लिखो, दोनों इक्वल होंगे। आई एक्स एक्स ऑफ द कॉम्बिनेशन और आई वाई वाई ऑफ द कॉम्बिनेशन इक्वल है, ठीक है। यहाँ से अगर इसको हम लोग लिखते हैं तो आई एक्स एक्स ऑफ द कॉम्बिनेशन इक्वल टू 4 इंटू आई एक्स एक्स प्लस, ये आप लोगों ने लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब ये आर एक्स एक्स ऑफ द कॉम्बिनेशन, डिवाइडेड बाई 4 इंटू ए, ये आपको लिखोगे इसमें, ठीक है। तो अब इसके अंदर जब देखोगे 4 से 4 कैंसिल आउट, ए भी यहाँ से अब मिलेगा। तो आर एक्स एक्स लिखते हैं, प्लस एरिया कितना है जो दे रखा है, दैट इज 19 ऑफ 19.03, पहले इसको 177 सेंटीमीटर 10 टू पावर 4 आ गया, और ये जो है 19.03 है, लेकिन इसमें ये सेंटीमीटर में है, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और उसके बाद में 171 में ये टोटल 200 डिस्टेंस थी, तो 200 में से ये टोटल 400 का स्क्वायर बनाने के लिए कहा उन्होंने, ये लिखा हुआ भी है इसमें, ये 400 mm का, तो 400 में से 200 एक साइड है, 200 में से 28.4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 171.6। तो इस तरीके से हम लोग इसको कैलकुलेट करें, बस अब ये रह गया हमारे पास में। सर 4 से 4 तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना यहाँ पे, ठीक है।
289 है, मैं उसको 3 लिख रहा हूँ mm। ठीक है, ये एक बार अगर आपको वैल्यू मिल जाए, ठीक है, 74.3, ठीक है, तो अब आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो स्लेंडरनेस रेशियो वगैरह। आई होप ये सारी वैल्यू समझ में आ गई। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। लैम्डा इक्वल टू एल इफेक्टिव डिवाइडेड बाई आर। एल इफेक्टिव क्या है? आपको क्वेश्चन में ये हिंट दिया हुआ है कि कंप्यूट द, नहीं, द कॉलम इज हिंज एट द बेस एंड कंटिन्यूअस एट द टॉप। ये आपको हिंट है कि कॉलम ऐसा है, यहाँ से कंटिन्यूअस होगा तो ये कनेक्शन ये कर जाएगा एज अ फिक्स्ड एंड, या रिजिडिटी दे देगा। ठीक है, तो उस केस के अंदर इफेक्टिव लेंथ जो है कितना हो गया, 0.8 L। लेंथ कितना दे रखा है, 6 मीटर। 174.3। ये मिलेगा 27.54। अब ये 27.54 है, तो इन दोनों के बीच में आ गया, अप्लाई कर देते हैं और आंसर 20 और 30। 20 पे वैल्यू क्या है, 148। 30 पे कितना है, 145। तो इससे पॉइंट क्या उठा सकते हैं, 10 में 3 का रिडक्शन है। ठीक है, इसलिए एक में होगा 3/10, इसलिए 7.54 में होगा 3/10 इंटू 7.54 और आंसर ठीक है, अब इसको देखो, ये आपको मिल जाएगा सिग्मा एसी कितना रहेगा, अलाउबल इन कंप्रेशन। ठीक है, तो लोड कैरिंग कैपेसिटी कितनी होगी, पहला स्टेज था, ये दूसरा स्टेज है, तीसरे स्टेज पे आओ। ठीक है, तो पी से नहीं, 4 क्योंकि 4 एंगल है ना, तो 4 इंटू एरिया।
1109.36 किलोमीटर। ठीक है, सो दिस इज द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द मेंबर सेक्शन। ये इतना लोड है जो कि उठाएगा। तो अब आपसे क्वेश्चन में पहला चीज जो पूछा गया था वो यही था कि लोड कितना कैरी कर सकता है। तो आई होप उसको आप यहाँ पे बता सकते हो इजीली। ठीक है, तो लोड सपोर्टेड जो भी अरेंजमेंट है वो आपको इसमें मिल गया। अब जो इसमें आपके पास में कैलकुलेट करने के लिए जो सेकंड चीज रह जाती है वो है ठीक है, कि आप इसमें आर वगैरह ये सब चीजें कैलकुलेट करते हो, फिर उसके बाद में आपको बेस प्लेट जो है वो डिजाइन करना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको लोड पता है। लोड के अकॉर्डिंग हम लोग इसके लिए बेस प्लेट वगैरह के लिए जो एरिया है कंक्रीट वो 3 है, और इसके लिए सेफ बियरिंग कैपेसिटी जो सॉइल का है वो 200 है। कंक्रीट के साथ ही उसको डिजाइन करेंगे, तो कंक्रीट पे ही वो रेस्ट कर रहा है वहाँ पे। ठीक है, अब इसका शेप है, सपोज मैं इसको अगर हम लोग कॉलम के लिए देखते हैं, ये मिल गया आप लोगों को। ठीक है, तो इसके लिए जो साइड्स है वो कितना है, 400/400। तो इसके लिए स्क्वायर कॉलम ही बनाना होगा हम लोगों को, सॉरी स्क्वायर बेस प्लेट ही बनाना होगा। तो एरिया रिक्वायर्ड कितना होगा उसको कैलकुलेट करो पहले। एरिया रिक्वायर्ड फॉर एरिया रिक्वायर्ड बेस प्लेट कितना है, डिवाइडेड बाई कंक्रीट है जो उसको सपोर्ट करेगा। तो बेयरिंग कैपेसिटी, क्योंकि ये पहले कंक्रीट पे आके रेस्ट करेगा फिर उसके बाद में सॉइल पे जाता है। बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ कंक्रीट 09। ठीक है, इसमें आपको परमिसिबल स्ट्रेस कितना दे रखा है, 3 MPa दे रखा है। न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है ना। ठीक है, 369786.67 mm स्क्वायर। ठीक है, तो
ये स्क्वायर अगर बनाना होगा इसको, इसके लिए बी क्रॉस बी स्क्वायर है, ये भी बी हो गया, ये भी बी हो गया, 608.1, ठीक है, कितना मिलता है ये, ठीक है। अब इसमें ये इतना मिल रहा है लेकिन ये कट टू कट है, तो इसको थोड़ा सा ज़्यादा ही दीजिएगा, तो प्रोवाइड 700। एक्चुअली में क्या है ना कि एकदम एग्जैक्ट कभी दे नहीं सकते, रीज़न उसके पीछे का कि ऐसा क्यों नहीं दिया जाता, क्योंकि अगर हम लोग सपोज सपोज हम लोग एग्जैक्ट दे देते हैं, तो उससे एक थोड़ा सा इशू ये आता है कि हम लोग जो ये कैलकुलेशन कर रहे हैं, जो भी रिजल्ट हम लोगों को मिल रहे हैं, फिर वो इतने रिलायबल नहीं रह पाते, ठीक है। तो थोड़ा सा वो वहाँ पर रिजल्ट्स में एरर आ जाते हैं या कैलकुलेशंस में थोड़ा सा डिविएशन हो जाता है वगैरह, तो हम लोग उसके लिए क्या कोशिश करते हैं कि यार नहीं तो दोबारा से इटरेशन करना पड़ता है, तो बेस्ट उसके लिए थ्योरी ये रहती है कि यार थोड़ा सा इसको बढ़ा के लगा दो, ठीक है। तो वहाँ से बेस्ट होता है कि इसको थोड़ा सा बढ़ाएं, तो मैं इसको जनरली, ये मेरा रिकमेंडेशन है कि इसको 100 के मल्टीपल में लीजिए। ऐसा बाउंडेशन नहीं है, आप इसको चाहे तो 608 पॉइंट मिला है तो इसको 610 ही दे दो, 609 ही दे दो, लेकिन वो जितनी इंटेंसिटी का लोड आ रहा है उसमें कोई खास बड़ी बात नहीं है कि अगर हम लोगों ने इसको 10 सेंटीमीटर ज़्यादा दे दिया है, क्योंकि वहाँ पे थिकनेस पे भी इसके ऊपर अफेक्ट पड़ता है कि अगर इसकी वैल्यू कम या ज़्यादा है तो, ठीक है। तो अब आप ऐसे देखना कि जैसे सपोज मैं आपसे कहता हूँ कि ये टोटल 700 था, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा फिर, 400 है, 400 में से गया तो 300, 300 और ये 150, इधर भी 150 ही रहेगा, ये और भी तो सेम है, तो थिकनेस ऑफ द बेस प्लेट निकल जाएगा यहाँ से। हम कैलकुलेट करते हैं, 109.36। वन एटी फाइव, ए स्क्वायर कितना है, 150।
थिकनेस 1/4 है, तो 3/4 करेंगे 24.89 डिवाइड 25 मैं एक बार इसको क्रॉस चेक करवा देता हूँ ऊपर से। ठीक है 24.89, तो ये हम लोग थिकनेस जो है इसको इसमें प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा इसमें एक बात और है कि जो भी कॉलम आपको दे रखा है उसके बाद में बॉटम में भी आपको एक यहाँ पे कंक्रीट है जिसको कि आपको गिवन है। ठीक है, कंक्रीट के लिए भी थोड़ा सा आपको इसमें सोचना होगा। इसमें एक छोटा सा पॉइंट है जो आपको सोचना होता है, वो ये कि जो भी वैल्यू हम लोग दे रहे हैं तो उसके साथ में कंक्रीट का ब्लॉक कितना देना होगा। हालांकि उसके लिए भी सेफ बियरिंग कैपेसिटी आपको गिवन है क्वेश्चन में। इसमें देखोगे तो सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल इज 200। ठीक है, तो कंक्रीट ब्लॉक के लिए बियरिंग कैपेसिटी कितना है, 200 न्यूटन पर एम स्क्वायर। तो अब इसमें हम लोग अगर कैलकुलेट करें, ठीक है, तो इस केस के लिए ये रिक्वायर्ड फॉर कंक्रीट ब्लॉक, 110 लगेगा, 136। ये भी स्क्वायर ही दे दो। इसकी तो वैल्यू बहुत ज़्यादा है, शायद 200 किलो न्यूटन पर एम स्क्वायर है ना। इसको पहले कन्वर्ट कर दो इसमें। ठीक है, तो ये हो गया न्यूटन, और एम स्क्वायर मीटर स्क्वायर है तो 10⁻⁶। अब सही है। ठीक है, ये से 3 से 3 कट गया, 2 से ऊपर चला जाएगा।
तब जाकर ये यूँ कहा जा सकता है कि अब ये पूरा अरेंजमेंट सेफ हमें यहाँ पर मिल सकता है। तो ये लास्ट तक यहाँ पर इसमें देना था, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ये हिडन हिंट थी यहाँ पर कि आपको बेस प्लेट के साथ साथ जो बॉटम में यहाँ पे इसके सॉल्यूशंस वगैरह जब जनरली दिए जाते हैं तो उसमें जनरली से मिस कर दिया जाता है। इस बात पे कोई इतना ध्यान नहीं देता कि यार लास्ट में हमें ये 2400 के साथ इसको मतलब ये सारी जो कंक्रीट ब्लॉक है उसके साथ भी इसको अरेंज करना है यहाँ पे। ठीक है, तो थोड़ा सा इस बात का और ध्यान रखते हैं। ठीक है, मैं क्वेश्चन एक बार समराइज कर देता हूँ फिर अपन आगे चलते हैं। ठीक है, जैसे built up column of 6 meter length comprises of four ISA adequately placed with their corners coinciding with the corners of the square of the 400। तो 400 mm का पूरा साइज आपको दे रखा है। कॉलम हिंज्ड है बेस में, कंटिन्यूअस है टॉप में, द मैक्सिमम लोड। तो ये मैक्सिमम लोड जो है पूछा गया है इसके अंदर। तो अब आप ये सोचो कि सेफ बियरिंग कैपेसिटी जो है वो 300 एमपी है, सॉरी 3 एमपीए है कंक्रीट के लिए। तो आपको कंक्रीट का एरिया मिल जाएगा, जो बेस प्लेट है उसका एरिया मिल जाएगा। बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल जो है वो आपको 200 दे रखा है। तो इसके चलते अब आपको क्या मिल जाएगा, अ, ये जो कंक्रीट का जितना बड़ा भी ब्लॉक जो बनाया जाता है वो कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, तो मतलब फोर्स को डिस्पर्स करने का एक तरीका है ये। ठीक है, जो भी वैल्यू मिलेगी उससे ज्यादा ही देने वाला है। अब इसको रखते हैं आई एक्स एक्स ऑफ द कॉम्बिनेशन और आई वाई वाई ऑफ द कॉम्बिनेशन दोनों सेम होंगे। रीजन उसका क्योंकि ये पूरा डायग्राम सिमेट्रिकल है। अब सिमेट्रिकल है तो ये जैसे 200 था टोटल, तो 200 में से 28.4 से उसको शिफ्ट किया गया। ठीक है, तो एरिया इंटू शिफ्टिंग स्क्वायर, या जो आर स्क्वायर जो भी हमें मिलता है यहाँ से। ठीक है, अब इसके बाद में 4a से डिवाइड किया, आर मिल जाएगा। और यहाँ से स्क्वायर रूट लेने पे आर एक्स एक्स जो है वो आसानी से आप लोग यहाँ पर इसमें ऑब्टेन कर सकते हो। लैम्डा कैलकुलेट हो गया। लैम्डा मिलने के बाद अच्छा इस क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि कॉलम जो है बॉटम में तो हिंज है लेकिन टॉप में कंटिन्यूअस है, तो उससे आपको एल इफेक्टिव मिल गया। एल इफेक्टिव के बाद में आप सिग्मा इसी कैलकुलेट कर लो। ठीक है, अब सिग्मा इसी के बाद में यहाँ से सिग्मा इसी के बाद में आप ये पी सेफ कैलकुलेट कर लो। पी सेफ के बाद में सिग्मा इसी और ये निकाल के फिर आप इसमें पी सेफ आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, ये वाली वैल्यू आपको 4a जो है वो चारों एंगल सेक्शन कितना रेजिस्ट करेंगे उसको कैलकुलेट किया। इसके बाद में एरिया रिक्वायर्ड फॉर द बेस प्लेट है वो देखा गया इसमें। एरिया रिक्वायर्ड के लिए बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द कंक्रीट देखा, तो ये पता लगा उसको स्क्वायर बेस प्रोवाइड कर दो। ठीक है, सेम एज इट इज क्योंकि हमारे पास में स्क्वायर अरेंजमेंट है। ठीक, वो पूरा का पूरा कॉलम का तो जैसा वो होता है प्रेफर वैसा ही किया जाता है कि आपको प्रोवाइड कर दें। हम लोगों ने थोड़ा सा इसको सेफ गेम ये खेला। आप लोग सेफ गेम ये खेल सकते हो कि अगर आपको जब चॉइस आपको मिलती है तो आप हमेशा ही इसको स्क्वायर के साथ ही प्रोवाइड करो, हमेशा ही। ये आपको हमेशा एक अच्छी कंडीशन या अच्छा रिजल्ट आपको यहाँ पर मिलेगा इसमें। अच्छा, सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ कंक्रीट ब्लॉक है।
जो यहाँ से आपको मिलेंगे इसमें। फिर इसके बाद में आपको ये भी देखना था कि बॉटम में जो भी हम लोगों ने कंक्रीट का अरेंजमेंट दिया है, ठीक है, इस कंक्रीट के अरेंजमेंट से हम लोग आगे कैसे प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट अपने आप में एक इस तरह के अरेंजमेंट या बेस्ट अरेंजमेंट बन के आपको यहाँ से मिलते हुए जाएंगे। ठीक है, तो ये एक है इसके अंदर। और थिकनेस ऑफ द बेस प्लेट इसमें कैलकुलेट हो ही जाएगा। थिकनेस के लिए क्या करना है कि ये जो फॉर्मूला है ये WSM का फॉर्मूला है जो इसमें अप्लाई होता है। इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि WSM के फॉर्मूले से, तो जहाँ से जो फॉर्मूला मिलेगा अप्लाई करेंगे और रिजल्ट आप इसमें आसानी से ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम लोग कुछ देर के अंदर सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, तो ये आपके पास में यहाँ तक कुछ छोटे छोटे टर्म्स रह गए जिनको आप उठा सकते हो, समझ सकते हो कि ये कैलकुलेशंस वगैरह कैसे हम लोग यहाँ पे प्रोसीड करेंगे वगैरह। ठीक है, तो ये आपके पास में रिजल्ट रह गए। अच्छा, इसमें डिजाइनिंग, इस क्वेश्चन का अगर मैं आपको रिजल्ट के लिए कहूँ तो एक छोटा सा पॉइंट है डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर में। सबसे पहले आप ध्यान रखना है कि उसमें आपको लैम्डा कैलकुलेट होता है, सेकंड सिग्मा एसी, थर्ड होता है पी सी, और फोर्थ होता है चेक, डिजाइन ऑफ कंप्रेशन। डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर, तो ये लैम्डा सिग्मा एसी पी से चेक वगैरह, यहाँ से आप लोग इसको देख सकते हो इसके अंदर। ठीक है, अच्छा, इसके बाद ये जितनी भी थ्योरी आपको जो मिल रही है यहाँ पे या जो इसके रिजल्ट्स हैं, इनको आपको अप्लाई करना है कन्वेंशनल क्वेश्चंस के अंदर। कन्वेंशनल क्वेश्चंस थोड़ा सा सॉल्व करने का एक बेनिफिट ये है कि आपके जो मेंस की तैयारी है बड़ी सॉलिड हो जानी है इसके चलते। ठीक है, तो हम लोग उसी एम के साथ ये सारा कंटेंट वगैरह जो है इसको प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि आपको इसमें इफेक्टिव वे में अच्छे तरीके से इसको आप समझ सको और इसका आउटपुट प्रोवाइड कर सको इसके अंदर। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ और कि इसके अंदर यहाँ पर जो कॉलम फोर्स है, इस क्वेश्चन के अंदर एक चीज़ थोड़ा सा मैंने उसको इंडिकेट भी किया है कि पहले सेफ्टी ऑफ द कॉलम देखा आपने। ठीक है, इसके बाद ये चेक किया कि डिज़ाइन ऑफ बेस प्लेट। ठीक है, थर्ड जो आपने इसमें चेक किया है दैट इज एरिया फॉर कंक्रीट ब्लॉक, या कंक्रीट बेस जो है उसके लिए कितना है। ठीक है, अब इसके आगे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।